हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल फैमिली स्टडी विद नाजिम में। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं प्राचीन भारत का इतिहास। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले देखिए, ये वीडियो जो है बीपीएससी, यूपीपीसीएस जो भी वनडे एग्ज़ाम्स हैं, चाहे वो एसएससी का हो चाहे वो आरआरबी का हो, ये सभी एग्ज़ाम्स के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाली है वीडियो। तो फ्रेंड, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, ये आज का हमारा फर्स्ट पार्ट है वीडियो का, और इसमें हम सिर्फ इंट्रोडक्शन देखेंगे कि आगे हम कैसे कैसे सिलेबस को, प्राचीन भारत के सिलेबस को हम कंप्लीट करेंगे। तो फ्रेंड्स, वीडियो में बने रहिएगा। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले हम देखेंगे कि इतिहास को हमने कितने भागों में बांट रखा है। तो फ्रेंड देखिए, हमने जो इतिहास को विभाजित कर रखा है या बांट रखा है, ये हमने अपने सुविधा अनुसार बांट रखा है, ताकि हम इतिहास के अध्ययन को काफ़ी अच्छे तरीके से कर सकें। तो फ्रेंड्स, होता क्या है, इतिहास को हम 3 भागों में बांटते हैं। सर्वप्रथम हमने इतिहास को जो 3 भागों में बांटा है, उसे सबसे पहले हमने बांटा प्रागैतिहासिक काल को, फिर बांटा हमने आदि ऐतिहासिक काल में, फिर बांटा इतिहास में। हम देखेंगे कि इतिहास में भी हम इतिहास को 3 भागों में विभाजित करते हैं। सर्वप्रथम प्राचीन भारत का इतिहास, दूसरा मध्यकालीन इतिहास, और तीसरा है हमारा आधुनिक इतिहास। तो फ्रेंड, ये हमने क्यों बांट रखे हैं? क्योंकि फ्रेंड्स, ये हमने इतिहास को अच्छे तरीके से पढ़ने के लिए बांट रखे हैं। सर्वप्रथम देखिए, अब ये इतिहास को हमने क्यों बांट रखे हैं। सबसे पहले आपके मन में या आपको ये ये प्रश्न आने चाहिए कि हम इतिहास को कैसे बांटते हैं। फ्रेंड्स, क्या हम अपनी मर्ज़ी से बांटते हैं? हम अपनी मर्ज़ी से बांटते तो हैं, वो बात तो सही है, परंतु हम क्या करते हैं फ्रेंड, इतिहास को परिवर्तन के आधार पर बांटते हैं। सपोज़ कीजिए, सर्वप्रथम प्रागैतिहासिक काल में क्या होता था फ्रेंड्स, पाषाण मिलते थे, यानी पत्थरों का ज़्यादातर वहाँ पर इस्तेमाल है। तो इसलिए हम प्रागैतिहासिक काल में भी पूरा पाषाण, मध्य पाषाण, इस तरीके के हम पाषाणों का अध्ययन करके इतिहास को हम उसका अध्ययन करते हैं। तो फ्रेंड, ये हम कैसे करा हमने, ये परिवर्तन के आधार पर करा। जब हमें लोहे का आविष्कार होने लगा, जब लोहे का आविष्कार हो गया और लोहे का ज़्यादातर प्रयोग होने लगा, तो फ्रेंड्स हम देखेंगे कि वहाँ पर महाजनपदों का विकास हुआ, महाजनपद कहलाए। तो हम इस तरीके से फ्रेंड्स, हम परिवर्तन के आधार पर इतिहास को बांटते हैं। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब देखिए, जैसे फ्रेंड्स, प्रागैतिहासिक काल हम कहते किसे हैं? तो फ्रेंड, जिस काल में लिखित विवरण ना हो, यानी कि यहाँ पर क्या हुआ, देखिए फ्रेंड्स, आप समझने की कोशिश करें। देखिए, जिस काल में हमें लिखित विवरण ना मिले हों, यानी कि इस काल में जो भी हमें साक्ष्य मिले होंगे, जैसे कि सपोज कीजिए पाषाण काल की हम बात कर लें, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम पत्थरों के हिसाब से इतिहास को पढ़ते हैं। पत्थरों का अध्ययन करके ही हम वहाँ पर क्या करते हैं, उसका प्रागैतिहासिक काल का अध्ययन करते हैं। हम अनुमान लगाते हैं फ्रेंड्स, ये कोई एग्जैक्ट नहीं है कि ऐसा ही हुआ होगा। इतिहासकार क्या करते हैं फ्रेंड्स, अनुमान लगाते हैं, और अनुमानों से ही क्या करते हैं, इतिहास को बनाते हैं। तो फ्रेंड, ये हमारा सबसे पहले बेसिक है, ये बहुत ज़्यादा बेसिक है, आपको ये समझ में आना चाहिए। अगर आप ये समझ गए तो इतिहास को समझने में काफ़ी मदद मिलेगी आपको। दूसरा है फ्रेंड, आदि ऐतिहासिक काल। फ्रेंड, यह आदि ऐतिहासिक काल उसे कहते हैं जिस काल में लेखन कला हो, यानी लिपि तो होगी कोई, परंतु उसे आज तक पढ़ा नहीं जा सका। जैसे फ्रेंड, अगर आपको इसका एग्जाम्पल देना हो तो फ्रेंड, सिंधु घाटी सभ्यता में अभी भी हमें क्या है, हमें मोहरें मिली हैं, और उस पर क्या हुआ है फ्रेंड्स, उस पर कुछ चित्रित मिली हैं, लिपियां मिली हैं, परंतु उसे अभी पढ़ा नहीं जा सका। तो फ्रेंड, ऐसे इतिहास को हम क्या बोलते हैं, आदि ऐतिहासिक काल बोलते हैं। फ्रेंड्स, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं फ्रेंड, इतिहास हम कहते किसे हैं। तो फ्रेंड देखिए, जिस काल में लिखित विवरण मिला हो, यानी कि हमें कोई पुस्तक मिली हो, हमें ग्रंथ मिले हों, तो फ्रेंड इस तरीके से उनसे अध्ययन करके हम क्या करते हैं, इतिहास को लिखते हैं फ्रेंड। तो इतिहास हम किसे कहते हैं, जिस काल में लिखित विवरण हो। जैसे मुगल काल हो गया, मुगल वंश हो गया, सल्तनत काल हो गया,
मौर्य समाज हो गया, गुप्त साम्राज्य हो गया। तो फ्रेंड ऐसे काल को हम क्या बोलते हैं, ऐतिहासिक काल बोलते हैं। आई होप फ्रेंड्स आपको ये समझ में आ गया होगा। अब बात आती है फ्रेंड्स सर्वप्रथम इतिहास को किसने बांटा था, कि प्रागैतिहासिक काल, आदि ऐतिहासिक काल और इतिहास में किसने बांटा था। तो फ्रेंड वो जर्मन के वैज्ञानिक थे, जर्मन के साइंटिस्ट वो थे, इतिहासकार थे, उन्होंने ही, और जिनका नाम क्या था, क्रिस्टोफ सेलेरियस, इन्होंने ही इतिहास को 3 भागों में बांटा था, प्रागैतिहासिक काल, आदि ऐतिहासिक काल और इतिहास। तो फ्रेंड चलते हैं और नेक्स्ट देखते हैं। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। तो फ्रेंड्स देखते हैं नेक्स्ट। अगर फ्रेंड्स आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर करें। अब देखिए फ्रेंड्स, प्राचीन भारत को जानने के स्रोत क्या हैं। तो फ्रेंड देखिए हम कैसे जानते हैं, तो धर्म ग्रंथ होंगे, जैसे कि वैदिक काल में धर्म ग्रंथ लिखे गए। वैदिक काल में धर्म ग्रंथ नहीं लिखे गए, बाद में लिखे गए थे, जैसे पाए जाते हैं वैदिक काल के। ऐतिहासिक ग्रंथ होते हैं, कोई पुस्तक होती है, पुरातत्व संबंधी ग्रंथ होते हैं, या पुरातत्व संबंधी कोई साक्ष्य होती हैं, जैसे कि सिक्के हो गए, अभिलेख हो गए। फ्रेंड इस तरीके से हम क्या करते हैं, प्राचीन भारत को जानते हैं। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। आगे पढ़ेंगे हम अच्छे से। अब बात आती है फ्रेंड, देखिए हमारा जो सिलेबस है ये हमारा बहुत महत्वपूर्ण मायने रखता है। तो फ्रेंड देखिए ये जो, चाहे ये यूपीपीसीएस हो, चाहे वो बीपीएससी हो, या आप कोई भी वनडे एग्ज़ाम्स दे रहे हो, तो आपको ये 10 टॉपिक्स तो आपको कवर करने ही होंगे। आपका प्राचीन भारत में ये काफ़ी है। देखिए सबसे पहले हम पढ़ेंगे फ्रेंड्स, कल से ये स्टार्ट होगा सिंधु घाटी सभ्यता। हम आपको आज सिलेबस बता रहे हैं कि हम क्या क्या पढ़ेंगे और बेसिक बातें। तो फ्रेंड्स सबसे पहले हम पढ़ेंगे सिंधु घाटी सभ्यता, फिर पढ़ेंगे हम वैदिक काल, फिर पढ़ेंगे पूर्व वैदिक काल, फिर हम इनके अंतरों की बात भी करेंगे, फिर बात करेंगे हम उत्तर वैदिक काल, फिर उसके बाद महाजनपद, जैन धर्म, बौद्ध धर्म। ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक है फ्रेंड, यहाँ से तो एग्जाम में अक्सर क्वेश्चन आते ही हैं। फिर पढ़ेंगे मौर्य समाज, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सातवाहन वंश, गुप्त साम्राज्य और विविध, यानी कि जो भी हमारे महत्वपूर्ण वंश रहे होंगे। तो फ्रेंड ये प्राचीन भारत में अगर आपने इतने टॉपिकों को कवर कर लिया तो आपका यूपीपीसीएस हो एग्ज़ाम, चाहे बीपीएससी को हो, यहाँ से डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन आपको आते हुए दिखेंगे। तो फ्रेंड्स हम आशा करते हैं आप हमारा सहयोग करेंगे और आप ऐसे ही हमारे चैनल पर बने रहेंगे, और आप हमारी वीडियो से ऐसे ही अच्छे तरीके से नोट्स बनाएंगे तो आपको काफ़ी मदद मिलेगी। तो फ्रेंड्स हमने देखा प्राचीन भारत का इतिहास, सबसे पहले हमने देखा था कि 3 भागों में विभाजित कर रखा है, फिर हमने थोड़ी आपको बेसिक बातें बताई। अगर आपको ये समझ में आ गया तो इतिहास को समझने में आपको काफ़ी मदद मिलेगी। तो फ्रेंड इसी टाइप की वीडियो पाने के लिए आप हमारे चैनल को कर सकते हैं सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे सिंधु घाटी सभ्यता। तो फ्रेंड, और प्राचीन भारत का सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है फ्रेंड सिंधु घाटी सभ्यता। बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है फ्रेंड्स, यहाँ से अक्सर एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हम देखेंगे फ्रेंड्स सिंधु घाटी सभ्यता थी क्या। चलिए फ्रेंड वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड यहाँ अगर आप बीपीएससी या यूपीपीसीएस जैसे एग्ज़ाम्स लेवल की तैयारी कर रहे हैं तो फ्रेंड ये वीडियो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ से डायरेक्ट फैक्ट्स पूछे जाते हैं। तो फ्रेंड चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड सबसे पहले हम देखते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता थी क्या। तो फ्रेंड इसे हम थोड़ा 1 मिनट लेते हैं। सबसे पहले हम मैप के हिसाब से चीज़ों को याद रखेंगे, तो हमारी चीज़ें काफ़ी समय तक याद रहेंगी। सपोज़ कीजिए फ्रेंड्स ये हमारे भारत का मैप है। तो फ्रेंड जैसे कि आप सभी को पता है कि यहाँ पर क्या है, कैलाश श्रेणी है। तो फ्रेंड यहाँ से ही इसी के पास से एक नदी जाती है जिसे हम क्या बोलते हैं फ्रेंड्स, सिंधु नदी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सिंधु नदी बोलते हैं। अब फ्रेंड्स था क्या, इसी के सिंधु नदी के आसपास एक सभ्यता पनपी इस तरीके से त्रिभुजा आकार श्रेणी में, तो त्रिभुजा आकार आकृति में। तो फ्रेंड इसी जो सिंधु घाटी सभ्यता के आसपास की जो सभ्यता थी उसी को इतिहासकार ने क्या बोला फ्रेंड्स, सिंधु घाटी सभ्यता बोला। यानी कि इसका सिंधु घाटी सभ्यता का जो नाम है फ्रेंड्स, ये क्या है, हमारा नदी की वजह से ही इसका नाम, इस सभ्यता का नाम सिंधु घाटी सभ्यता कहा गया है। आई होप आपको ये याद हो गया होगा, समझ में आ गया होगा। अब बात आती है फ्रेंड देखिए कालक्रम। अब कालक्रम बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है फ्रेंड्स, क्योंकि फ्रेंड देखिए हमें पता है सिंधु घाटी सभ्यता जो है फ्रेंड्स, ये देखिए आदि ऐतिहासिक काल है। अब देखिए आपको, जो भी तो मैं कह रहा हूँ आपको, अगर आपने पहली वाली वीडियो नहीं देखी तो आपको वीडियो देखनी है। अब आदि ऐतिहासिक काल हम देखिए फ्रेंड्स कहते किसे हैं, जिस फ्रेंड ऐसी सभ्यता में या ऐसा कोई इतिहास जिसमें लिपि तो लिखी गई हो
परंतु उसे पढ़ा नहीं जा सका हो, पढ़ा नहीं जा सका हो, तो फ्रेंड उसे बोलते हैं हम आदि ऐतिहासिक काल। तो फ्रेंड इस इतिहास देखिए आपको पता चल गया होगा, अगर तक हमने इसकी लिपि को नहीं पढ़ा तो हम इसकी बातों को कैसे याद रखें। तो हमने कैसे बातें इसकी देखी, तो फ्रेंड देखिए ये सारा ज़्यादातर क्या है फ्रेंड्स, हमें जैसे कोई भी स्थल मिले तो हमने एक तो अपनी विवेकहीन बुद्धि से हमने क्या करा, उसका अंदाज़ा लगाया और अनुमान से ही ज़्यादातर इस इतिहास को लिखा गया है इतिहासकारों ने। तो फ्रेंड्स आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। तो अगर हम बात करें फ्रेंड कालक्रम की, तो फ्रेंड इसका सर्वमान्य जो कालक्रम है फ्रेंड्स वो 2400 से 1700 ईसा पूर्व है। अब ये क्या है ईसा पूर्व, देखिए आपको समझना चाहिए। अगर वर्तमान में हम बात करें तो फ्रेंड्स क्या है, हमारी 21वीं सदी चल रही है, यानी कि 2021 चल रही है। ये ईसवी यानी कि ईसा मसीह के जन्म से, और ये क्या है ईसा पूर्व है। तो यानी कि इसमें अगर आप 2400 और जोड़ दीजिए तो ये जो भी इसका रिजल्ट आएगा देख लेते हैं। 2400 में अगर आप 2021 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 21 4 4421 साल पहले की हम बात कर रहे हैं फ्रेंड्स। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। तो फ्रेंड इसका जो सर्वमान्य तिथि है फ्रेंड्स वो कितनी है, 2400 से लेकर 1700 ईसा पूर्व की है। तो फ्रेंड्स आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब बात आती है फ्रेंड नामकरण की। देखिए कि सिंधु घाटी सभ्यता का नामकरण कैसे हुआ। तो फ्रेंड इसे हम अनेक नामों से जानते हैं, जैसे कि हड़प्पा सभ्यता। कभी कभी हम कंफ्यूज भी हो जाते हैं, कभी कभी बच्चे इसे सभ्यताओं को अलग मानते हैं सिंधु घाटी सभ्यता से, परंतु ऐसा नहीं है, ये सिंधु घाटी सभ्यता का ही अन्य नाम है। तो फ्रेंड सिंधु घाटी सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता, सरस्वती सभ्यता, प्रथम नगरीकरणीय और कांस्य युगीन सभ्यता, ये सभी नाम जो है फ्रेंड्स ये क्या है, सिंधु घाटी सभ्यता से लिए गए हैं। तो हम सिंधु घाटी सभ्यता को क्यों कहते हैं, तो फ्रेंड्स देखिए हुआ क्या फ्रेंड्स, यहाँ पर जो है पाकिस्तान में पंजाब प्रांत में क्या हुआ, रावी नदी के तट पर सिंधु घाटी सभ्यता का पहला स्थल खोजा गया, जिसे क्या बोला गया, हड़प्पा। तो हड़प्पा को सिंधु घाटी सभ्यता का प्रथम स्थल कहते हैं। इसी के नाम पर फ्रेंड्स, इसी के नाम पर सिंधु घाटी सभ्यता को हम क्या बोलते हैं फ्रेंड, इसी के नाम पर हम सिंधु घाटी सभ्यता को और क्या बोलते हैं, हड़प्पा सभ्यता बोलते हैं। अब सरस्वती सभ्यता क्या थी, तो फ्रेंड देखिए होता क्या है कि जहाँ पर ये सभ्यता पनप रही थी अधिकतर यहीं से क्या थी, एक नदी गुजरती थी जिसे क्या बोलते थे उस टाइम, सरस्वती, जो कि अब वर्तमान में ऐसा नहीं है। तो इसी नदी के नाम पर क्या बोला गया, सरस्वती नदी बोला गया। अब प्रथम नगरीकरणीय, देखिए फ्रेंड्स बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है ये, अक्सर यहाँ से ये भी पूछा जाता है एग्जाम में कि क्या सिंधु घाटी सभ्यता ग्रामीण सभ्यता थी या नगरीय। तो ये फ्रेंड्स ये नगरीय सभ्यता थी। आपको ये जानकर हैरानी होगी, क्योंकि फ्रेंड जब यहाँ पर हड़प्पा की और कुछ ऐसे स्थल प्राप्त हुए तो वहाँ पर क्या पाया गया, वहाँ पर पाया गया फ्रेंड्स हमें पक्के ईंटों से संरचनाएं मिली हैं। वहाँ की जल निकासी, सिंधु घाटी सभ्यता की जल निकासी आज भी ऐसी नहीं है जैसे उस टाइम पर थी। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो किस तरीके के नगर बसाए गए थे फ्रेंड्स। तो इसी के आधार पर हम उसे क्या बोलते हैं, प्रथम नगरीकरण बोलते हैं। और कांस्य युगीन, उस सभ्यता में सबसे ज़्यादा जो प्रयोग होता था फ्रेंड्स वो तांबा यूज़ होता था, तो इसलिए ही कांस्य युगीन सभ्यता हम इसे बोलते हैं। तो फ्रेंड्स आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब बात आती है महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि एग्जाम में बनता है फ्रेंड्स। एक तो ये बनेगा कि क्या सिंधु घाटी सभ्यता ग्रामीण सभ्यता थी या नगरीकरण। तो ये पूर्णतः नगरीकरण थी, अर्ध भी नहीं, पूर्णतः नगरीकरण थी। अब बात आती है फ्रेंड्स कि सिंधु घाटी सभ्यता की खोज किसने की। तो फ्रेंड देखिए भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग जो था तो उसके निर्देश में ही दयाराम सरस्वती को ये काम सौंपा गया था और इन्होंने ही वर्ष 1921 में क्या करा, सिंधु घाटी सभ्यता को खोजा। तो फ्रेंड्स सिंधु घाटी सभ्यता की खोज का श्रेय किसे जाता है, दयाराम साहनी को जाता है। तो फ्रेंड्स ये आपको याद रखना है और इसका ईयर भी याद रखना है, कब, 1921 में। अब बात आती है फ्रेंड सिंधु घाटी सभ्यता की आकृति। तो फ्रेंड देखिए आप ये भी आकृति देख रहे होंगे, हमने इसमें थोड़ा डायग्राम बनाने की कोशिश करी है ताकि आपको चीज़ों से अच्छी तरीके से याद हो। तो सिंधु घाटी सभ्यता की आकृति जो थी फ्रेंड्स वो क्या थी, त्रिभुजा आकार थी। अगर हम बात करें फ्रेंड्स सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। यहाँ से एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है।
तो हम अगर विस्तार देखें फ्रेंड्स उत्तर में, तो सिंधु घाटी सभ्यता का जो विस्तार था उत्तर में फ्रेंड्स, वो चिनाब नदी पर, चिनाब नदी के आसपास जो एक जगह पड़ती थी मांडा, जो कि कहाँ पर है, जम्मू कश्मीर में है। ये आपको याद रखना है, एग्जाम में पूछे जाने की संभावना है। तो फ्रेंड ये आपसे उत्तर में मांडा जम्मू कश्मीर में। अगर पूर्व की बात करें तो आलमगीर, ये तो याद रखना है आपको, कहाँ पर है ये आलमगीर, उत्तर प्रदेश में है, मेरठ जिले में। अगर बात करें फ्रेंड दक्षिण में, तो दक्षिण में दमदमाबाद, गोदावरी नदी। अक्सर नदी भी पूछी जाती है कि सिंधु घाटी सभ्यता की दक्षिणतम नदी कौन सी थी, तो फ्रेंड्स कौन थी, गोदावरी नदी थी। गोदावरी नदी में दमदमाबाद महाराष्ट्र में ये पड़ता है। तो फ्रेंड्स आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर पश्चिम में बात करें तो दाशक नदी के किनारे सुंगे तैगोर ये कहाँ पड़ता है, बलूचिस्तान में पड़ता है। तो ये यहाँ तक इसका विस्तार देखा गया है। तो फ्रेंड आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। तो फ्रेंड ये इतने सारे फैक्ट्स आपको याद रखने हैं, डायग्राम बना के आप हेल्प कर सकते हैं। तो उत्तर में कौन सी नदी फ्रेंड, चिनाब नदी, पूर्व में हिंडन नदी, पश्चिम में दाशक नदी और दक्षिण में गोदावरी नदी। तो आपको इस तरीके से मैप बनाना है कि आप चीज़ों को रटे ना, आप मैप के हिसाब से चीज़ों को ज़्यादा से ज़्यादा देर तक याद रख सकें। तो फ्रेंड्स ये हमने इतनी महत्वपूर्ण बातें देखी। सर्वप्रथम खोज किसने करी थी, दयानंद साहनी जी ने करी थी। कब की थी, 1921 में की थी। तो फ्रेंड्स आई होप आपको ये समझ में आ गया कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। अब बात आती है, हमने ये तो देख ही लिया कि सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता हम क्यों कहते हैं। तो फ्रेंड क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता का सर्वप्रथम स्थल कौन सा था, हड़प्पा खोजा गया। कहाँ पर है फ्रेंड्स, ये पाकिस्तान में। और पाकिस्तान में अगर आपसे मालूम करें कौन से प्रांत में है, तो फ्रेंड्स ये पंजाब प्रांत में खोजा गया था। कहाँ पर, रावी नदी के तट पर। आई होप फ्रेंड्स आपको ये समझ में आ गया होगा। इसलिए हम सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। अब महत्वपूर्ण नोट्स है यहाँ पर। सर्वप्रथम जो मानव ने धातु का प्रयोग किया था वो किसका करा था, तो तांबे का प्रयोग किया था। आपको ये याद रखना है। अगर हम बात करें फ्रेंड कि सिंधु घाटी सभ्यता की समकालीन सभ्यता कौन थी, यानी कि समकालीन का मतलब क्या होता है कि उसी के समय और कौन कौन सी सभ्यता थी। तो फ्रेंड्स देखिए, उसी के समय जो सभ्यता थी वो थी मेसोपोटामिया, चीन की सभ्यता, मिस्र अथवा नील घाटी की सभ्यता। ये जितनी भी सभ्यता थी ये सिंधु घाटी सभ्यता के समकालीन थी। नोट, एक महत्वपूर्ण पॉइंट है, सिंधु घाटी सभ्यता आदि ऐतिहासिक काल में आती है, क्योंकि अभी तक उस काल की लिपि को अभी पढ़ा नहीं गया है। तो ये तो आपको बात अच्छे से पता चल गई होगी। तो फ्रेंड देखिए, ये सिंधु घाटी सभ्यता की जो समकालीन सभ्यता है मेसोपोटामिया, यहाँ पर बहुत ज़्यादा विचार विमर्श है। क्योंकि फ्रेंड्स कुछ विद्वान मानते हैं, कुछ विद्वान या इतिहासकार मानते हैं कि मेसोपोटामिया की वजह से ही सिंधु घाटी सभ्यता का उदय हुआ। परंतु आपको हैरान करने वाली बात यह है फ्रेंड्स कि सिंधु घाटी सभ्यता अन्य अपने टाइम की सभ्यताओं से 12 गुना बड़ी थी। 12 गुना बड़ी थी। अब आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, क्या कभी ऐसा हो सकता है कि छोटी सभ्यता से बड़ी सभ्यता पनपी हो। हाँ, ऐसा तो होता है कि ग्रामीण से नगरीय हम बनते हैं, परंतु फ्रेंड्स देखिए, इतनी छोटी सभ्यता से 12 गुना सभ्यता बनना नामुमकिन सा लगता है। और फ्रेंड्स हमने ये भी देखा, जब हमने सिंधु घाटी सभ्यता के इतिहासकारों ने मुद्राएं देखी और मेसोपोटामिया की मुद्राएं देखी, तो उसमें भी काफ़ी अंतर पाया गया था। तो फ्रेंड कुछ इतिहासकारों का मत है कि मेसोपोटामिया से ही सिंधु घाटी सभ्यता का उदय हुआ, और कुछ कहते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता से इन सारी सभ्यताओं का उदय हुआ। परंतु हमें इसमें नहीं पढ़ना है, हमें अपने विचार देखने हैं कि हम लोग इतिहासकारों के विचार देखने हैं कि वो क्या क्या कहते हैं। हमारा पॉइंट से एग्ज़ाम को क्लियर करना। तो फ्रेंड्स हम नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे फ्रेंड्स मेसोपोटामिया और सिंधु घाटी सभ्यता में अंतर पढ़ेंगे और ये किस तरीके से अन्य सभ्यताओं से अलग थी। तो फ्रेंड्स हम आशा करते हैं कि आपको ये समझ में आ गया होगा। एक बार रिवाइज कर लेते हैं। तो सिंधु घाटी सभ्यता आदि ऐतिहासिक काल में आती है। इसका जो कालक्रम है, सर्वमान्य तिथि है, वो है 2400 से लेकर 1700 ईसा पूर्व। कैसे निर्धारित की गई? रेडियो कार्बन C14 के तहत। ये एक महत्वपूर्ण नवीन
खोज है फ्रेंड, इसी के माध्यम से ही हम क्या करते हैं, सभ्यताओं का पता लगाते हैं। फिर हमने जाना कि नामकरण क्या क्या है, हड़प्पा है, क्योंकि सर्वप्रथम सिंधु घाटी सभ्यता का खोजा गया स्थल कौन सा था, हड़प्पा था, इसलिए हम इसे हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता की खोज किसने करी थी, महत्वपूर्ण है, दयाराम साहनी ने करी थी। कहाँ पर हुई गई हड़प्पा सभ्यता, कहाँ पर खोजा गया था, रावी नदी तट पर। यह आपको याद रखना है, अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर बात करें सिंधु घाटी सभ्यता की आकृति तो त्रिभुजाकार है, और विस्तार हम देखें तो उत्तर में मांडा जम्मू कश्मीर, पूर्व में आलमगीर जो कि उत्तर प्रदेश में पड़ता है, दक्षिण में दमदमाबाद जो कि महाराष्ट्र में पाया जाता है, और पश्चिम में सुकंदौर जो कि बलूचिस्तान में पाया जाता है। तो फ्रेंड इस तरीके से हमने महत्वपूर्ण तथ्य हमने देख लिए हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी। फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। और आप यहाँ से शॉर्ट नोट्स बना सकते हैं, प्री में इससे बाहर नहीं आ सकता फ्रेंड्स, ये मेरी गारंटी है। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। एक बार हम रिवीजन कर लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, हमने बताया था कि सिंधु घाटी सभ्यता क्या है, एक आदि ऐतिहासिक काल है जिसका कालक्रम कितना है, 2400 से 1700 ईसा पूर्व है। नामकरण हड़प्पा सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता, सरस्वती सभ्यता, प्रथम नगरीकरणीय और कांस्य युगीन सभ्यता, इतने नामों से हम सिंधु घाटी सभ्यता को जानते हैं। अब बात करी थी हमने कि सिंधु घाटी सभ्यता की आकृति कैसी है, तो फ्रेंड कैसी थी, त्रिभुजाकार थी। अगर बात करें कि सिंधु घाटी सभ्यता की खोज किसने करी थी, तो फ्रेंड किसने करी थी, दयाराम साहनी जी ने करी थी वर्ष 1921 में। फिर हमने देखा था इसका विस्तार। तो इस तरीके से हमने सिंधु घाटी को स्टार्ट करा था। तो उसके कुछ महत्वपूर्ण तथ्य रह गए थे, वो हम जानेंगे। तो फ्रेंड देखिए सबसे पहले क्या है, सिंधु घाटी सभ्यता एक कैसी सभ्यता है, तो फ्रेंड्स हमने देखा था सिंधु घाटी सभ्यता एक नगरीय सभ्यता है, जो कि प्रमाण मिले हैं। अगर हम देखें किस आधार पर हम कहते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता एक नगरीय सभ्यता है, तो हम उस टाइम के क्या देख सकते हैं, जल निकासी सिस्टम देख सकते हैं फ्रेंड्स, हम जल प्रबंधन का सिस्टम देख सकते हैं। और क्या था कि वो वहाँ की जो सड़कें थी फ्रेंड वो पक्की थी, वहाँ की सड़कें क्या थी, पक्की थी और एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। तो फ्रेंड ये कुछ ऐसी विशेषताएं थी जिनके आधार पर हम सिंधु घाटी सभ्यता को क्या बोलते हैं, एक नगरीय सभ्यता बोलते हैं। अब देखिए, अब यहाँ पर महत्वपूर्ण स्थलों की बात करेंगे हम खास करके आज की इस वीडियो में। तो यहाँ से महत्वपूर्ण तथ्य हम देखेंगे। तो फ्रेंड देखिए, अभी तक कुल 1500 से ज़्यादा स्थलों को खोजा गया है, जिसमें 3 देशों में सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल पाए जाते हैं। सर्वप्रथम अफगानिस्तान, जिसमें अफगानिस्तान के 2 स्थल पाए जाते हैं, बहुत महत्वपूर्ण है, यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। कौन सा है, फर्स्ट कौन सा है, मुंदी कहाँ के है, और दूसरा क्या है, शोत्रतुगाई थी। कौन सा है, शोत्रतुगाई। अब बात करते हैं, देखिए फ्रेंड, पाकिस्तान में लगभग 500 से ज़्यादा या उसके आसपास स्थल खोजे गए हैं, और भारत में सबसे ज़्यादा 1000 स्थलों को खोजा गया है। तो चलिए फ्रेंड्स हम देखते हैं सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थल। तो फ्रेंड देखिए, सबसे पहले हम देखिए जो सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख नगर जो स्थल हैं, जिन्हें हम प्रमुख नगर बोलते हैं, वो देखेंगे। यहाँ से एग्जाम में डायरेक्ट प्रश्न पूछे जाते हैं फ्रेंड्स, और ये फैक्ट्स पर आधारित क्वेश्चन होते हैं फ्रेंड्स, फैक्ट्स पर आधारित क्वेश्चन होते हैं। अगर आप वीडियो को 1-2 बार देखेंगे और आप अपने शॉर्ट नोट्स बनाएंगे तो आपको चीज़ें ज़्यादा टाइम तक याद रहेंगी। तो फ्रेंड देखिए, सबसे पहले हम देख लेते हैं सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख नगर कौन कौन से थे। तो फ्रेंड फर्स्ट है हड़प्पा, सेकंड मोहनजोदड़ो, तीसरा लोथल, चौथा कालीबंगा, पाँचवा धोलावीरा, छठा बनावली एंड सातवां चन्हूदड़ो। तो फ्रेंड ये कुछ ऐसे महत्वपूर्ण शहर हैं या महत्वपूर्ण नगर हैं जहाँ से अक्सर एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो भी फैक्ट्स वाले। तो फ्रेंड्स ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है वीडियो, तो वीडियो में बने रहेंगे। तो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में हम देखेंगे हड़प्पा और मोहनजोदड़ो, इन 2 से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हम देखते हैं इनके बारे में। तो फ्रेंड चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड देखिए, सबसे पहले हम देखेंगे सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख नगरों में हड़प्पा। अब बात आती है फ्रेंड, हड़प्पा को किसने खोजा। तो फ्रेंड हड़प्पा को दयाराम साहनी जी ने वर्ष 1921 में खोजा गया था। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपको ध्यान रखना है। अगर हम बात करें फ्रेंड स्थिति कि दयाराम साहनी जी ने जो हड़प्पा स्थल को खोजा गया था, ये कहाँ पर है, इसकी स्थिति कहाँ पर है। तो फ्रेंड यहाँ से भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, तो ये भी आपको याद रखने हैं। देखिए फ्रेंड सारे क्वेश्चन कैसे हैं, ये फैक्ट्स वाले हैं, आपको इन्हें कम से कम 2-3 बार पढ़ेंगे तो याद हो जाएंगे। तो फ्रेंड देखिए हड़प्पा कहाँ पर है, सर्वप्रथम है ये पाकिस्तान में है। अगर पाकिस्तान में भी आपसे स्थिति पूछे तो कहाँ पर है, पंजाब प्रांत में है, शाहीवाल ज़िले में। और ये सबसे महत्वपूर्ण है
कि किस नदी पर। तो फ्रेंड यहाँ से अक्सर मैचिंग में आता है कि कौन सा स्थल कौन सी नदी तट पर स्थित है। तो कहाँ पर है वो, रावी नदी पर है। तो फ्रेंड इस तरीके से आपको ये ध्यान देने की ज़रूरत है। देखते हैं फ्रेंड्स कुछ और महत्वपूर्ण अन्य तथ्यों में ये है, यहाँ से भी एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। देखिए सर्वप्रथम हमें हड़प्पा से जो प्रमुख चीज़ें मिली हैं फ्रेंड्स वो क्या क्या हैं। तो देखिए यहाँ से 12 कमरों वाला एक अन्नगार मिला है, यानी कि वहाँ के लोग क्या करते हैं, हमें इससे क्या पता चलता है, जो भी फसलें थीं, जो भी वहाँ की फसलें थीं उन्हें क्या करते थे, वो इकट्ठा करते थे, जैसे आजकल वेयर हाउस में करते हैं। तो वहाँ पर हमें 12 कमरों वाला अन्नगार मिला है और ये 2 लाइनों में मिला है, 2 पंक्तियों में, एक में 6 और एक में 6। तो ये आपको याद रखना है। दूसरा है 18 वृत्ताकार चबूतरे मिले हैं फ्रेंड्स, 18 वृत्ताकार चबूतरे, ये आपको ध्यान रखना है फ्रेंड्स। अब इसमें क्या समझाना आपको, देखिए। और वहाँ हड़प्पा से जो कृषि के जो साक्ष्य मिले हैं वो किस किस चीज़ के मिले हैं, गेहूं और जौ के। तो बहुत महत्वपूर्ण है ये, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। उसके दाने मिले हैं। लिंग पूजन के सर्वाधिक साक्ष्य कहाँ से मिले हैं फ्रेंड्स, हड़प्पा से मिले हैं, ये आपको याद रखने हैं। देखिए अब सबसे महत्वपूर्ण चीज़ आ रही है कि अभिलेख वाली मोहरें सर्वाधिक मात्रा में कहाँ से मिली हैं, हड़प्पा से मिली है। अगर आपसे मालूम करेगा फ्रेंड कि सर्वाधिक मोहरें कहाँ से मिली हैं, तो फ्रेंड्स उसका आंसर अलग होगा। यहाँ पर ध्यान देने वाली है एक चीज़, जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है अभिलेख। तो अभिलेख वाली मोहरें अगर आपसे मालूम करें कि सर्वाधिक मात्रा में कहाँ पर पाई गई हैं, तो वो हड़प्पा में पाई गई हैं। देखिए मातृ देवी की जो मूर्ति है वो कहाँ से मिली है, हड़प्पा से मिली है। लकड़ी की कबर भी कहाँ से मिली है, हड़प्पा से, जिसका नाम क्या था, R37। अब महत्वपूर्ण नोट ये है हड़प्पा के बारे में कि सर्वप्रथम खोजा गया सिंधु घाटी का स्थल कौन सा था फ्रेंड्स, वो था हड़प्पा स्थल था। तो ये आपको फ्रेंड्स इतनी चीज़ें यहाँ से जाननी है और आपको इसकी बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो ये चीज़ें आपकी काफ़ी टाइम तक याद रहेंगी। तो यहाँ से एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। हम आगे वीडियो में आपसे बात करेंगे सिंधु घाटी सभ्यता के MCQ लेकर आएंगे, ताकि आपको पता चले कि किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में। देखते हैं फ्रेंड नेक्स्ट। तो फ्रेंड आज का हमारा लास्ट टॉपिक है मोहनजोदड़ो। तो देखिए हमने फर्स्ट में हमने पढ़ा हड़प्पा, पढ़ा क्या पढ़ा, हड़प्पा पढ़ा। अब हम क्या पढ़ रहे हैं, सेकंड नंबर पर मोहनजोदड़ो पढ़ रहे हैं। अब बात आती है, सबसे पहले हमें ध्यान देने वाली बात है कि खोजकर्ता कौन थे। तो फ्रेंड मोहनजोदड़ो के जो खोजकर्ता थे वो थे राखलदास बनर्जी। वर्ष 1922 में इन्होंने क्या करा था, इसका खोज करा था। किसकी खोज, मोहनजोदड़ो की। अब बात करते हैं फ्रेंड इसकी स्थिति। तो फ्रेंड इसकी स्थिति जो है वो पाकिस्तान में है। कहाँ पर है, सिंधु प्रांत में। और कहाँ पर सिंधु प्रांत में, लरकाना जिले में। और फ्रेंड्स ये तो बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये तो आपको याद ही रखनी है कि कौन से स्थल पर नदी पाई जाती है। तो देखिए सिंधु नदी पर क्या पाया जाता है, मोहनजोदड़ो पाया जाता है। तो आपको ये याद रखना है। अब बात करते हैं कुछ और महत्वपूर्ण अन्य तथ्यों के बारे में जो कि मोहनजोदड़ो से संबंधित है। तो फ्रेंड सबसे पहले तो मोहनजोदड़ो के अन्य नाम देख लेते हैं। तो फ्रेंड इसे क्या बोलते हैं, सिंधु सभ्यता का बगीचा बोलते हैं, और क्या बोलते हैं, मृतकों का टीला बोलते हैं, और स्तूप टीला बोलते हैं। मोहनजोदड़ो का इसका शाब्दिक अर्थ है फ्रेंड वो क्या है, मृतकों का टीला। अब देखिए अब इसमें और महत्वपूर्ण तथ्य वाली बात है कि सर्वाधिक जनसंख्या वाला नगर कौन सा है, मोहनजोदड़ो। विशाल स्नानागार वो भी मोहनजोदड़ो में पाया जाता है। कांसे की नर्तकी मूर्ति अभी फेमस भी रही है फ्रेंड्स ये, तो आपको याद रखना है। और पशुपति मोहर दाढ़ी वाले साधु की मूर्ति, सर्वाधिक मोहरे, राजपथ का साक्ष्य, गनेरीवाल के बाद सबसे बड़ा स्थल कौन सा है फ्रेंड्स, मोहनजोदड़ो है। तो आपको ये याद रखनी है बात। अगर हम बात करें फ्रेंड्स सड़क का पक्का साक्ष्य कहाँ से मिलता है, तो फ्रेंड ये मोहनजोदड़ो से मिलता है। इस आधार पर हम कह सकते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता क्या थी, एक नगरीय सभ्यता थी। तो फ्रेंड आई होप आपको ये समझ में आया होगा। आज हमने सिंधु घाटी सभ्यता के 2 प्रमुख स्थलों की बात करी, सर्वप्रथम हड़प्पा और दूसरा मोहनजोदड़ो। तो फ्रेंड्स ये आपको फैक्ट्स याद रखने हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। फ्रेंड्स अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। प्राचीन भारत का इतिहास। तो हमारा टॉपिक क्या चल रहा था, सिंधु घाटी की सभ्यता। तो फ्रेंड यहाँ से हमने कुछ महत्वपूर्ण हमने इसके बारे में परिचय जान लिए थे। और हमारा जो चल रहा था फ्रेंड लास्ट वीडियो में हमने
इसके महत्वपूर्ण स्थल देखे थे, जो कि प्रमुख नगर थे हड़प्पा और मोहनजोदड़ो। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे फ्रेंड्स लोथल, कालीबंगा, धोलावीरा, बनमाली और चन्हूदड़ो, जो कि यहाँ से महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में। तो हम इनके बारे में एक एक करके डिस्कस करेंगे और आज ही हम इनके सारे प्रमुख नगरों को कवर कर लेंगे। तो फ्रेंड्स वीडियो में बने रहिएगा। तो फ्रेंड्स सबसे पहले हम देख लेते हैं, देखिए हड़प्पा तो हमने देख लिया था, मोहनजोदड़ो भी देख लिया था। आज हम जो बात करने जा रहे हैं तो फ्रेंड्स वो बात करने जा रहे हैं हम लोथल की। तीसरा हमारा प्रमुख नगर कौन सा था फ्रेंड्स, ये लोथल था, जो कि कहाँ पर कहाँ पर पाया जाता है, गुजरात में। ये एक क्या है, बंदरगाह स्थल था। तो फ्रेंड्स देखिए सबसे पहले आपको बात याद रखनी है कि खोजकर्ता कौन थे लोथल के, तो ये थे रंगनाथ राव। वर्ष 1954 में इन्होंने लोथल की खोज करी थी। अगर हम फ्रेंड्स बात करें स्थिति की, यानी कि ये कहाँ पर स्थित है, तो फ्रेंड ये है गुजरात में, कहाँ पर, अहमदाबाद ज़िले में। और सबसे महत्वपूर्ण बात जो है यहाँ पर याद रखनी है, आपको नदी याद रखनी है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है यहाँ से मैचिंग करने के लिए। तो लोथल किस नदी पर स्थित है फ्रेंड्स, वो है भोगवा नदी पर। अब कर लेते हैं कुछ महत्वपूर्ण अन्य तथ्यों के बारे में लोथल से, जो कि यहाँ से पाए गए हैं या इसकी जो खासियत है। तो फ्रेंड देखिए सबसे पहले लोथल के अन्य नाम, लोथल को लघु हड़प्पा या लघु मोहनजोदड़ो कहते हैं। अब मोहनजोदड़ो का मतलब क्या था फ्रेंड्स, हमने देखा था मृतकों का टीला। हमने क्या कहा था उसे, मोहनजोदड़ो को अन्य नाम से हम जानते थे मृतकों का टीला। तो यही लोथल भी गुजरात की भाषा में यही है। तो फ्रेंड यहाँ पर देखिए सबसे प्रमुख जो विशेषता हैं जो यहाँ से पाए गए हैं वो हम देखेंगे। तो फ्रेंड ये जो है देखिए हमें पता है कि सिंधु घाटी सभ्यता क्या थी, एक नगरीय सभ्यता थी। तो फिर बात यहाँ पर आती है, देखिए नगरीय विभाजन की व्यवस्था नहीं थी। यहाँ पर नगरीय विभाजन की व्यवस्था नहीं थी। होता क्या था, एक पश्चिम में दुर्ग होता था और निचला जो स्थल होता था वो नगर होता था। तो इस तरीके की यहाँ पर व्यवस्था नहीं थी। अब बात करते हैं महत्वपूर्ण। तो देखिए फ्रेंड्स कि मानव निर्मित बंदरगाह था। महत्वपूर्ण है फ्रेंड्स, आपसे मालूम कर लेगा कि कौन सा स्थल बंदरगाह था। तो फ्रेंड्स आपको याद रखना है लोथल। अब बात आती है फ्रेंड देखिए युगल समाधियाँ। तो फ्रेंड हुआ क्या, यहाँ से 20 शवों का मतलब कि कब्रों में से ऐसे युगल समाधियाँ निकली हैं, यानी कि एक के साथ एक शव प्राप्त हुए हैं कब्रों से। तो यहाँ से इसका भी संभावना है कि यहाँ पर सती प्रथा के प्रचलन था, यानी सती प्रथा का इसी के आधार पर हम साक्ष्य मानते हैं। सबसे महत्वपूर्ण है यहाँ पर मनके बनाने का कारखाना था, आटा पीसने की चक्की के साक्ष्य पाए गए हैं, शतरंज के खेल के साक्ष्य पाए गए हैं और एक मम्मी का मॉडल। तो आपको महत्वपूर्ण ये याद रखना है कि यहाँ पर जो था, यहाँ पर नगरीय विभाजन की व्यवस्था नहीं थी। ये क्या था, मानव निर्मित बंदरगाह था। तो बंदरगाह आपको याद रखना है, जब भी बंदरगाह आएगा आपको लोथल याद आना चाहिए। युगल समाधियाँ, यहाँ से महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछे गए हैं फ्रेंड्स। तो फ्रेंड आई होप आपको ये याद हो गया होगा। तो आप इसे एक दो बार प्रैक्टिस करेंगे तो याद हो जाएगा। अब देखते हैं, हमने ये लोथल देख लिया। अब देखते हैं चौथे नंबर पर है हमारा कालीबंगा। तो फ्रेंड्स सबसे पहले तो वही कि खोजकर्ता कौन थे। तो फ्रेंड्स कालीबंगा के जो खोजकर्ता थे वो थे अमलानंद घोष। कौन थे, अमलानंद घोष थे। इन्होंने वर्ष 1951 में कालीबंगा की खोज की। अब बात आती है कि स्थिति कि कालीबंगा कहाँ पर स्थित है। तो फ्रेंड ये राजस्थान में स्थित है। अगर हम बात करें कि राजस्थान में कौन से ज़िले में, तो फ्रेंड्स हनुमानगढ़ ज़िले में स्थित है। और कौन सी नदी पर फ्रेंड्स, बहुत ही महत्वपूर्ण है, यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। मैं फिर बता रहा हूँ, नदियाँ बहुत महत्वपूर्ण हैं। तो फ्रेंड ये घग्गर नदी पर स्थित है कालीबंगा। अब यहाँ से कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं, कुछ ही महत्वपूर्ण तथ्य आपको याद रखने हैं जो कि एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो फ्रेंड देखिए सबसे पहले ये तो क्वेश्चन पूछा भी गया है कि जुते हुए खेत के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं। तो फ्रेंड कहाँ से प्राप्त हुए हैं, कालीबंगा से प्राप्त हुए हैं। और देखिए सबसे महत्वपूर्ण यहाँ पर एक पॉइंट आ रहा है कि नक्काशीदार ईंटों का प्रयोग। पहले कैसी, पक्की ईंटों का। तो हमें पता है कि सिंधु घाटी सभ्यता में पक्की ईंटों का प्रयोग होता था, जो कि हमें हड़प्पा से पता चला है। अब बात आती है नक्काशीदार। अब ये नक्काशीदार क्या मतलब, जैसे कोई ईंट है उस पर सजावट करनी, ये क्या कहलाती है, नक्काशीदार ईंट कहलाती है। तो इसके साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं फ्रेंड्स, तो इसके साक्ष्य प्राप्त हुए हैं कालीबंगा से। और देखिए 7 हवन कुंड यहाँ से प्राप्त हुए हैं। तो फ्रेंड आपको ये याद रखना है, बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य हैं ये, यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाने की प्रबल संभावना है।
अब बात आती है फ्रेंड पांचवा हमारा प्रमुख नगर या स्थल धोलावीरा। बहुत ही महत्वपूर्ण स्थल है ये, बहुत ही महत्वपूर्ण नगर है ये धोलावीरा। अब सबसे पहले तो हम यही देखेंगे कि इसके खोजकर्ता कौन थे। तो फ्रेंड्स खोजकर्ता कौन थे? जेपी मिश्रा थे, जिन्होंने 1967 में इसकी खोज की थी। अब बात आती है धोलावीरा। तो देखिए फ्रेंड, धोलावीरा जो स्थित है फ्रेंड्स वो है गुजरात में स्थित। और कौन से ज़िले में? गुजरात के कच्छ ज़िले में। और नदी तो आपको याद रखनी है, कौन सी नदी? लूनी नदी पर। अब महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड, धोलावीरा सिंधु घाटी सभ्यता की पहली साइट है। कहाँ पर? भारत में। भारत में धोलावीरा साइट सिंधु घाटी सभ्यता की पहली साइट है। कहाँ पर? भारत में। ये आपको याद रखना है। देखिए एक और महत्वपूर्ण तथ्य है, भारत में एरिया यानी कि क्षेत्रफल की दृष्टि से दूसरा स्थान है इसका। क्षेत्रफल की दृष्टि से दूसरा स्थान है, जबकि प्रथम स्थान राखीगढ़ी है फ्रेंड्स एरिया के अकॉर्डिंग, जो कि हरियाणा में स्थित है। ये आपको ध्यान रखना है। देखिए यहाँ पर क्या थी? यहाँ पर त्रिस्तरीय नगर योजना, मतलब हमने पढ़ा है कि पश्चिम में दुर्ग था, फिर हमारा पूर्व में नगर था। तो इसमें एक और मध्य और आ गया, यानी कि इसमें एक और बीच का पार्ट आ गया, इसलिए हम इसे त्रिस्तरीय नगर योजना भी कहते हैं। तो कहाँ पर पाई जाती है? वो धोलावीरा में पाई जाती है। देखिए यहाँ से महत्वपूर्ण तथ्य याद रखना है आपको, यहाँ पर पत्थर पर चमकीला पॉलिश भी प्राप्त हुआ है, यानी उसके साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। अब आपको एक महत्वपूर्ण नोट ध्यान रखना है कि स्वतंत्रता के बाद, ये अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि स्वतंत्रता के बाद सिंधु घाटी सभ्यता के सर्वाधिक स्थल किस राज्य से प्राप्त हुए हैं? तो फ्रेंड गुजरात राज्य से सबसे ज़्यादा सर्वाधिक स्थल सिंधु घाटी सभ्यता के मिले हैं। तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट बात करते हैं फ्रेंड्स, नेक्स्ट है बनमाली। ये भी महत्वपूर्ण है फ्रेंड्स, यहाँ से एक ही क्वेश्चन पूछा जाता है। तो देखिए सबसे पहले तो आपको नदी याद रखनी है इसमें कि रंगोई नदी है। इसकी जो खोजकर्ता थे वो थे रविंदर सिंह बिष्ट 1974 में। स्थिति कहाँ पर? ये हरियाणा में है, हिसार जिले में। तो ये आपको याद रखना है, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अगर यहाँ से कोई क्वेश्चन आएगा या तो नदी से आएगा या इस तथ्य से। यहाँ पर मिट्टी से बने हल का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। कहाँ से? बनमाली से। तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट बात करते हैं। तो नेक्स्ट है फ्रेंड्स हमारा लास्ट, हमारा जो है सभ्यता का प्रमुख नगर जो है चन्हू-दड़ो, जो कि कहाँ पर पाया जाता है? पाकिस्तान में, सिंध प्रांत में। और नदी तो आपको पता ही है, कौन सी? सिंधु नदी। इसकी जो खोज की थी ये महत्वपूर्ण है, NG मजूमदार वर्ष 1931 में। अब अगर इसके हम महत्वपूर्ण तथ्य देखें तो फ्रेंड देखिए, मन के बनाने का कारखाना, बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? चन्हू-दड़ो से। तो ये आपको याद रखना है। देखिए यहाँ पर अभी हमने देखा था नक्काशी ईंटें कहाँ से प्राप्त हुई थी? कालीबंगा से। और अब यहाँ पर क्या है? वक्राकार। तो वक्राकार ईंटें कहाँ से पाई गई हैं? चन्हू-दड़ो से पाई गई हैं। आई होप आपको ये याद रहेगा। अब बात आती है, देखिए हम सबसे पहले जल्दी जल्दी देख लेते हैं कि कौन सी नदी कहाँ पर है। तो देख, हड़प्पा सभ्यता, हड़प्पा जो है वो रावी नदी तट पर है, मोहनजोदड़ो सिंधु नदी पर, लोथल भोगवा नदी पर, कालीबंगा घग्गर पर, धोलावीरा लूनी नदी पर, बनमाली रंगोई नदी पर और चन्हू-दड़ो सिंधु नदी पर। तो फ्रेंड्स ये आपको याद रखने हैं ये तो फ्रेंड्स आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो फ्रेंड्स वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फ्रेंड्स, इसके हम देखेंगे अब MCQ नेक्स्ट वीडियो में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद। तो फ्रेंड्स स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल फैमिली स्टडी विद नाजिम में। तो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में हम देखेंगे सिंधु घाटी सभ्यता के 50 MCQ। तो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में हम देखेंगे 25 MCQ। अभी तक जो भी हमने पढ़ा है उसकी आधार पर ही हम क्या करेंगे, क्वेश्चनों को देखने वाले हैं। फिर हम देखेंगे आगे सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में, सामाजिक और आर्थिक और क्या नाम है राजनीतिक जीवन कैसा था। तो फ्रेंड्स वो हम बाद में देखेंगे कि महिलाओं की क्या स्थिति थी। आज हम देखेंगे जो भी हमने पुरातात्विक साक्ष्य देखे हैं, कहाँ पर क्या पाया गया है और किसने सिंधु घाटी सभ्यता की खोज करी, जो भी उसके प्रमुख स्थल थे कि हड़प्पा की किसने करी। इसके आधार पर जो भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछे गए हैं फ्रेंड्स एग्ज़ाम में, वो हम आज देखने वाले हैं कि किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो फ्रेंड चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, सिंधु घाटी सभ्यता का खोजा गया प्रथम स्थल कौन सा है। तो फ्रेंड देखिए बहुत महत्वपूर्ण है ये क्वेश्चन, और हमने आपको बताया भी था वीडियो में जो हम इसका लेक्चर ले रहे थे। देखिए फ्रेंड्स ये क्या है, जैसे हमारा ये भारत है, यहाँ से कैलाश
श्रेणी से एक हमारी क्या नाम है, सिंधु घाटी, सिंधु नदी निकलती है। और सिंधु नदी के तट पर ही यहाँ पर एक नदी होती है फ्रेंड, उसका नाम है रावी नदी। तो फ्रेंड रावी नदी के तट पर ही क्या खोजा गया, हड़प्पा स्थल खोजा गया। और किसने इसकी खोज की थी, तो दयाराम साहनी जी ने इसे खोजा था। तो फ्रेंड इसलिए ही इसे सिंधु घाटी सभ्यता को हम क्या बोलते हैं, हड़प्पा सभ्यता बोलते हैं। तो यानी कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। देखते हैं फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 2 की। तो फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 2 है, भारत में सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है। देखिए भारत का पूछ रहा है, ना कि सिंधु घाटी सभ्यता का। तो फ्रेंड अगर हम बात करें भारत में सिंधु घाटी सभ्यता का जो सबसे बड़ा स्थल है फ्रेंड्स, वो है राखीगढ़ी। और राखीगढ़ी कहाँ पर है फ्रेंड, हरियाणा में है। हमने आपको बताया था ये अच्छे से। तो फ्रेंड सेकंड नंबर पर क्षेत्रफल के आधार पर कौन सा स्थल है भारत में, तो वो आप हमें कमेंट्स करके बताइएगा। देखते हैं फ्रेंड तीसरा क्वेश्चन। तो फ्रेंड आज का थर्ड क्वेश्चन है, हड़प्पा कौन सी नदी पर स्थित है, यानी हड़प्पा स्थल कौन से नदी पर स्थित है। तो मैंने अभी बताया था आपको कौन सी नदी पर है, रावी नदी पर, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। बात करते हैं फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 4। अब बात पूछ रहा है कि हड़प्पा स्थल कहाँ स्थित है। फ्रेंड यहाँ से आपके जो भी प्रमुख स्थल हैं वो वहीं से आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। हड़प्पा की जगह मोहनजोदड़ो भी हो सकता है। तो फ्रेंड हड़प्पा जो है वो कहाँ पर स्थित है, पाकिस्तान में स्थित है। तो यानी कि इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। बात करते हैं फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन। तो फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता की जानकारी का प्रमुख स्रोत है। यानी कि देखिए फ्रेंड जो भी हमारी सिंधु घाटी सभ्यता थी, इसका देखिए इसका प्रमुख स्रोत क्या है। देखिए फ्रेंड्स हमने आपको बताया था, इसका कॉन्सेप्ट आपको बताया था। इसमें लिपि तो थी फ्रेंड, चित्रात्मक लिपि थी, परंतु उसे अभी तक पढ़ा नहीं गया है, इसलिए इसे हम क्या बोलते हैं, आदि ऐतिहासिक काल भी बोलते हैं। तो फ्रेंड इसका जो प्रमुख स्रोत है, हम कैसे इसके बारे में जानकारियाँ प्राप्त करते हैं। तो फ्रेंड्स क्या अभिलेखों से। अभिलेख का मतलब क्या होता है कि लिखी हुई किसी चीज़ पर कठोर सतह पर कुछ चीज़ लिखी हुई। तो अभी तक तो हमने लिपि का ज्ञान तो है, परंतु पढ़ा नहीं गया हमने, तो ये तो हो नहीं सकता, ये भी नहीं हो सकता, शिलालेख भी नहीं हो सकता। तो फ्रेंड इसका सबसे अच्छा उत्तर कौन सा होगा, पुरातात्विक खुदाई। तो खुदाई के माध्यम से ही हम हड़प्पा सभ्यता की जानकारी हासिल करते हैं। बात करते हैं फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 6 की। तो फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 6 है, सिंधु सभ्यता संबंधित है। तो फ्रेंड्स मैंने अभी बताया था आदि ऐतिहासिक काल से। बात करते हैं फ्रेंड, यानी कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। बात करते हैं फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन। तो फ्रेंड देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक जुते हुए खेत की खोज की गई थी। यानी कि जुते हुए खेत के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं। तो फ्रेंड ये प्राप्त हुए हैं कालीबंगा से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। बात करते हैं फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 8 की। तो फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 8 है, विशाल स्नानागार। फ्रेंड बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, अक्सर यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा ही जाता है, किस पुरातत्व स्थल से पाया गया है। यानी विशाल स्नानागार कहाँ से पाया गया है। तो फ्रेंड ये पाया गया है मोहनजोदड़ो से, यानी कि इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। बात करते हैं फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 9 की। क्वेश्चन नंबर 9 है, हड़प्पा संस्कृति यानी हड़प्पा सभ्यता के निम्नलिखित स्थलों में कौन सिंध में अवस्थित है। सिंध कहाँ पर है फ्रेंड, पहले तो आपको ये पता होना चाहिए, यानी पाकिस्तान में। तो आपसे मालूम कर रहा है कि यानी पाकिस्तान में सिंध प्रांत में कौन कौन से स्थल पाए गए हैं, वो आपको बताने हैं। तो फ्रेंड्स आपको इन वाले कूट में से सही उत्तर चुनना है। तो फ्रेंड्स देखिए, अगर हम हड़प्पा की बात करें फ्रेंड्स, तो हड़प्पा कहाँ है फ्रेंड, रावी नदी के तट पर है। और ये कौन से प्रांत में है, ये पंजाब प्रांत में है फ्रेंड, ये भी पाकिस्तान में ही है। अगर हम मोहनजोदड़ो की बात करें तो फ्रेंड ये सिंध प्रांत में है। ये कहाँ पर है, सिंध प्रांत में है, और ये भी पाकिस्तान में है। अगर हम चन्हूदड़ो की बात करें तो फ्रेंड ये भी कहाँ पर है, सिंध प्रांत में है। तो यानी कि हमें पता चल गया कि एक तो हो नहीं सकता, तो ये तो हम काट देंगे, एक तो हो नहीं सकता। 2 और 3 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये भी हमारा सिंध प्रांत में नहीं पाया जाता। तो फ्रेंड इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। तो फ्रेंड बात करते हैं कुछ और नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 10 है फ्रेंड्स, निम्न में से सिंधु सभ्यता से संबंधित कौन से केंद्र उत्तर प्रदेश में स्थित है। फ्रेंड देखिए, उत्तर प्रदेश में मालूम कर रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता में कौन से स्थल
उत्तर प्रदेश में पाए जाते हैं। तो फ्रेंड देखिए, आपको पता होगा कि सिंधु घाटी सभ्यता की आकृति कैसी थी फ्रेंड, त्रिभुजाकार थी। कैसी थी, त्रिभुजाकार थी। और फ्रेंड्स सबसे पूर्वी जो हिस्सा पड़ता था वो पड़ता था आलमगीरपुर। कहाँ, आलमगीरपुर, हमने ये आपको बताया था। और ये कहाँ पर है फ्रेंड्स, उत्तर प्रदेश में है। तो फ्रेंड एक तो हमारा हो गया आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश। देखिए हड़प्पा नहीं हो सकता, मोहनजोदड़ो भी नहीं हो सकता, तो यानी कि 3 और 4 में से हमें देखना है। तो फ्रेंड्स एक ही हमें ऑप्शन दिख रहा है सी, जिसमें 3 और 4 हैं। हुलास भी कहाँ पर है फ्रेंड्स, ये भी यूपी में है। तो यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। बात करते हैं फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 11 की। तो फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 11 है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूची के नीचे दिए गए कूट को सही उत्तर का चयन कीजिए। देखिए सूची 1 है, एक तरफ है हड़प्पा स्थल और दूसरी तरफ है क्या नाम है, ये यहाँ पर कहाँ पर पाई जाती है, यानी कि राज्य बोल सकते हैं। तो देखिए मांडा जो है, मांडा कहाँ पाया जाता है फ्रेंड्स, अगर आप त्रिभुजाकार की आकृति देखेंगे सिंधु घाटी सभ्यता की, तो सबसे उत्तर में पाया जाता है मांडा। कहाँ पर है फ्रेंड, ये जम्मू कश्मीर में है, जम्मू कश्मीर में है। तो ए का क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, तीसरा हो जाएगा। अगर हम बात करें देमदावाद, तो फ्रेंड ये सबसे दक्षिण में पाया जाता है, सबसे दक्षिण में पाया जाता है। क्या पाया जाता है, देमदावाद। और ये कहाँ पर है फ्रेंड्स, ये है महाराष्ट्र में। कालीबंगा की बात करें तो फ्रेंड्स ये कहाँ पर है, ये राजस्थान में है। और राखी गढ़ी सबसे बड़ा स्थल है सिंधु घाटी सभ्यता का भारत में, वो पाया जाता है हरियाणा में। तो इस तरीके से ए का क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो हम देखेंगे ए का 3 कहाँ पर है, ये रहा, ए का 3 हो जाएगा और बी का चौथा हो जाएगा, यानी 3 4 1 2, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आई होप फ्रेंड्स आपको ये समझ में आ गया होगा। बात करते हैं फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी के लोग पूजा करते थे, यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे इनमें से। तो फ्रेंड इसका आपको पता होगा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, पशुपति की। बात करते हैं फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 13 की, हड़प्पाकालीन सभ्यता के स्थलों से अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है फ्रेंड्स। यहाँ पर गौर करने वाली बात है फ्रेंड्स, नहीं हुई है। तो फ्रेंड्स देखिए लोहा जो है फ्रेंड्स, लोहा ये 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व, 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में हमें लोहे के साक्ष्य पाए जाते हैं। कहाँ पर पाए जाते हैं, वैदिक काल में, उत्तर वैदिक काल में इसके लोहे के साक्ष्य पाए जाते हैं। तो फ्रेंड्स लोहे का हड़प्पाकालीन सभ्यता में लोगों को जानकारी नहीं थी। तो आई होप आपको यहाँ से ये पता चल गया होगा। और सर्वप्रथम धातु का जो प्रयोग करा था मानव ने, वो क्या था फ्रेंड्स, वो था तांबा। बात करते हैं फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 14 की। तो फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 14 है, धोलावीरा जिस राज्य में स्थित है वो है। तो फ्रेंड देखिए धोलावीरा कहाँ पर है, मैप देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स धोलावीरा जो है वो यहाँ पर है स्थित है, यानी कि गुजरात में स्थित है, ये आपको याद रखना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बात करते हैं फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 15 की। तो फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 15 है, निम्नलिखित में से किस पशु का अंकन हड़प्पा सभ्यता की मोहरों पर नहीं मिलता है। तो फ्रेंड्स देखिए भेड़, हाथी, बैल और घोड़ा। तो फ्रेंड घोड़ा एक ऐसा जानवर है जिसका मोहरों पर कोई साक्ष्य प्राप्त नहीं होता, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब बात करते हैं फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 16 की। तो क्वेश्चन नंबर 16 है, किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त नहीं हुए हैं। तो फ्रेंड हिरण भी पाई गई है, हमने देखा है, हाथी भी पाई गई है और गाय भी पाई गई है, परंतु शेर, तो फ्रेंड शेर नहीं पाया गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगर बाघ होता तो फ्रेंड बाघ के साक्ष्य पाए गए हैं। तो फ्रेंड्स अब बात करते हैं और कुछ नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो फ्रेंड्स 17 क्वेश्चन है, लेखन कला की उचित प्रणाली विकसित करने वाली सर्वप्रथम प्राचीन सभ्यता है। तो यहाँ पर आपसे मालूम कर रहा है कि लेखन कला की जो सबसे उचित प्रणाली विकसित करने वाली सभ्यता थी वो कौन थी, और वो भी सर्वप्रथम। तो फ्रेंड्स वो थी सुमेरिया की सभ्यता। आपको ये याद रखना है, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। बात करते हैं फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता वैदिक सभ्यता से कैसे भिन्न थी। तो फ्रेंड मैं आपको बता दूं, देखिए इनके पास विकसित शहरी जीवन की सुविधा थी। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि फ्रेंड्स हम देखेंगे, अगर हम ऋग्वैदिक काल देखें या उत्तर वैदिक काल भी देखें, तो फ्रेंड ये जो है पूर्णतः नगरीय सभ्यता नहीं थी। इसे हम मानते हैं कि ये ग्रामीण सभ्यता थी। कौन, वैदिक कालीन।
वैदिक सभ्यता से ही तो तुलना हो रही है फ्रेंड। तो सिंधु घाटी सभ्यता कैसी सभ्यता थी? नगरीय सभ्यता थी फ्रेंड्स। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए तो बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी देखते हैं, इनके पास चित्रलेखीय लिपि थी। बिल्कुल सही बात है, हालांकि उसे अभी तक पढ़ा नहीं गया है। इनके पास लोहे और रक्षा शस्त्रों का अभाव था। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि लोहे की खोज फ्रेंड्स उत्तर वैदिक काल में ही हुई थी। तो फ्रेंड इस आधार पर हम कह सकते हैं ये तीनों ही ऑप्शन सही हैं। बात करते हैं फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 19 की। सिंधु घाटी सभ्यता गैर आर्य थी क्यों थी गैर आर्य? क्योंकि फ्रेंड वह नगरीय सभ्यता थी, उसकी अपनी लिपि थी, उसकी खेतीदार अर्थव्यवस्था थी, या उसका विस्तार नर्मदा नदी तक था। तो फ्रेंड्स हम बात करें कि सिंधु घाटी सभ्यता गैर आर्य थी, क्योंकि फ्रेंड्स सिंधु घाटी सभ्यता की ऐसी सभ्यता थी, एक नगरीय सभ्यता थी। और अगर हम आर्यों की बात करें तो फ्रेंड्स वो कैसी सभ्यता थी? वो थी ग्रामीण सभ्यता। तो यहाँ से हमारा ये कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। बात करते हैं फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 20 की। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेल नहीं है फ्रेंड्स? यहाँ पर आपसे पूछ रखा है कि सुमेल नहीं है। तो हमने देखा था फ्रेंड उत्तर प्रदेश तो आलमगीरपुर में था, बिल्कुल सही बात है। गुजरात लोथल में था, हरियाणा और पंजाब रोपड़ में था। अब बात आती है हरियाणा। देखिए कालीबंगा आ गया। तो फ्रेंड्स कालीबंगा हम जानते हैं कहाँ पर है, ये कालीबंगा है राजस्थान में। और यहीं से हमें क्या क्या पाया गया है फ्रेंड्स? यहाँ से हमें अलंकृत यानी नक्काशीदार ईंटों का प्रमाण मिले हैं। कहाँ से? कालीबंगा से। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर सी सॉरी। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 21। सिंधु घाटी का पत्तन नगर था यानी कि बंदरगाह कौन था? इनमें से बंदरगाह कौन था फ्रेंड्स? तो फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लोथल। कहाँ पर पाया जाता है? गुजरात में। बात करते हैं फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 22। तो फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 22 है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेल नहीं है? तो फ्रेंड्स हमें पता है कि हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने करी थी? दयाराम साहनी ने, बिल्कुल सही है। और लोथल की एस.आर. राव ने, ये भी सही है। सुरकोटडा की किसने करी थी? जे.पी. जोशी ने, ये भी सही है। धोलावीरा की वी.के. थापड़। तो फ्रेंड ये गलत है, क्योंकि धोलावीरा की विष्ट साहब ने करी थी। किसने? विष्ट। आप विष्ट याद रखेंगे बस। तो फ्रेंड इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो सुमेल नहीं है, ऑप्शन नंबर डी। बात करते हैं फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 23। तो क्वेश्चन नंबर 23 है, सिंधु सभ्यता की विकसित अवस्था में निम्नलिखित में से किस स्थलों से घरों में कुएं के अवशेष मिले हैं? तो फ्रेंड्स अगर हम बात करें पुस्तक राम शरण शर्मा जी की, तो उसमें जो सर्वप्रथम जो सबसे महत्वपूर्ण साक्ष्य हैं फ्रेंड वो कालीबंगा से ही मिले हैं। तो कालीबंगा से ही क्या मिले हैं? घरों में कुएं के अवशेष प्राप्त हुए हैं। तो यानी इसका राइट आंसर हम मान सकते हैं ऑप्शन नंबर डी। बात करते हैं फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 24 की। तो फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 24 है, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पूर्वी स्थल कौन सा है? तो फ्रेंड सबसे पूर्वी स्थल हमें पता है कहाँ पर है, यूपी में। और यूपी में कौन सा? आलमगीरपुर। बात करते हैं फ्रेंड आज का लास्ट क्वेश्चन। तो फ्रेंड आज का लास्ट क्वेश्चन है, नक्काशीदार ईंटों के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तो फ्रेंड कहाँ से प्राप्त हुए हैं? ये प्राप्त हुए हैं कालीबंगा से। और कालीबंगा कहाँ पर है फ्रेंड्स? राजस्थान में है। और राजस्थान में भी कहाँ पर है फ्रेंड्स? ये हनुमानगढ़ जिले में है। कहाँ पर? हनुमानगढ़ जिले में। तो फ्रेंड यहाँ से हमने इतने महत्वपूर्ण क्वेश्चन देख लिया। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। और आपको याद रखना है फ्रेंड्स, उत्तर में कौन सा स्थल पाया जाता है और पूर्व में कौन सा स्थल पाया जाता है, आपको ये याद होने ही चाहिए। यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो फ्रेंड आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो फ्रेंड हमने यहाँ तक 25 क्वेश्चन कवर करा दिए हैं। 25 क्वेश्चन हम आगे आने वाली वीडियो में देखेंगे। तो फ्रेंड वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। हमारे चैनल पर चल रही है प्राचीन भारत की इतिहास की सीरीज़। तो हमने फ्रेंड्स प्राचीन भारत में भी हमने जो टॉपिक स्टार्ट करा था वो क्या था? सिंधु घाटी सभ्यता। तो हमने सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में ऑलमोस्ट सभी कुछ पढ़ लिया है। और हमने इससे पहली वीडियो में हमने 25 MCQ जो कि प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे गए हैं वो हमने कराए थे। उसी की सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए आज हम कुछ करेंगे कुछ और महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को। तो फर्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स आज का, सिंधु सभ्यता के बारे में निम्न में से कौन सा कथन आ सकती है? तो फ्रेंड इस तरीके के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आपको ध्यान रखना है, यहाँ पर सत्य की बात नहीं हो रही है, यहाँ पर असत्य पूछा गया है। यानी कि कौन सा ऑप्शन यहाँ पर गलत है वो आपसे पूछा गया है। तो चलिए देखते हैं। तो फ्रेंड देखिए सबसे पहला कथन है हमारा, नगरों में नालियों की सुदूर व्यवस्था थी।
तो ये तो बिल्कुल हमें पता है कि वहाँ पर सिंधु घाटी सभ्यता में जल प्रबंधन की सबसे अच्छी व्यवस्था पाई गई है। सेकंड है व्यापार उन्नत दशा में था, ये भी बिल्कुल सही बात है। हमने देखा कि कैसे मिस्र और मेसोपोटामिया की सभ्यता से भी हमारे सिंधु घाटी सभ्यता का क्या था, व्यापार संबंधित था। अब देखते हैं थर्ड हमारा, तो थर्ड हमारा ऑप्शन है मातृ देवी की उपासना की जाती थी, तो ये भी सही है। अगर हम बात करें फ्रेंड ऑप्शन नंबर डी, जो कि है कि लोग लोहे से परिचित थे, तो फ्रेंड्स देखिए धातु से तो परिचित थे परंतु लोहे से नहीं थे। लोहा कहाँ पर देखने को मिलता है हमें, 6ठी शताब्दी के बाद, यानी कि उत्तर वैदिक काल के बाद या उत्तर वैदिक काल में हमें लोहे का ज्ञान प्राप्त होता है, यानी लोग जब उत्तर वैदिक काल में लोहे से परिचित थे। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग लोहे से परिचित नहीं, तो यानी इसका गलत राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, यानी कि यह गलत है। बात करते हैं फ्रेंड सेकंड क्वेश्चन की, तो फ्रेंड सेकंड क्वेश्चन है हड़प्पा स्थल सनोली से उत्खनन से प्राप्त हुए हैं, तो मालूम कर रहा है कि सनोली से उत्खनन से क्या प्राप्त हुआ है। तो फ्रेंड इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा मानव शवादहन, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। बात करते हैं फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 28 की, निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से साक्ष्य सिंधु सभ्यता के लोगों को सही चित्रण करता है या करते हैं, यानी सिंधु सभ्यता के बारे में कौन सा कथन सही है। तो फ्रेंड देखते हैं यहाँ पर, तो फर्स्ट ऑप्शन है उनके विशाल महल और मंदिर होते थे। तो फ्रेंड्स देखिए वहाँ पर महल या दुर्ग तो पाए गए हैं परंतु मंदिर का कोई ऐसा कोई साक्ष्य नहीं पाया गया है कि वहाँ पर मंदिर भी हुआ करते थे, तो यह ऑप्शन तो बिल्कुल ही हमारा गलत हो जाएगा। सेकंड ऑप्शन है वे देवी देवताओं दोनों की पूजा करते थे, तो ये बात सही है। वे युद्ध में घोड़ों द्वारा खींचे गए रथों का प्रयोग करते थे, तो फ्रेंड्स उस सिंधु घाटी सभ्यता में घोड़े को देखा नहीं गया है, यानी कि घोड़े के कोई साक्ष्य प्राप्त नहीं हुए हैं, तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। बात करते हैं फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन, तो फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन है मरण पट्टिका पर उत्कीर्ण सिंह युक्त देवता की कृति प्राप्त हुई है, तो कहाँ से प्राप्त हुई है, देखिए सिंह युक्त देवता की, तो फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कालीबंगा से, तो कालीबंगा से ही सिंह युक्त देवता की कृति प्राप्त हुई है, तो आपको ये ध्यान रखना चाहिए। बात करते हैं फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 30 की, नील नदी का उपहार किसे कहते हैं, यानी कि आप देखिए फ्रेंड्स नील नदी का उपहार किसे कहते हैं, तो नील नदी के किनारे कौन सी सभ्यता पनपी थी, तो हमें पता है फ्रेंड मिस्र की सभ्यता, तो फ्रेंड मिस्र की सभ्यता को ही नील नदी का उपहार कहते हैं, तो यानी इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी मिस्र की सभ्यता। बात करते हैं फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 31 है सिंधु घाटी सभ्यता की खोज से 2 भारतीयों का नाम जुड़ा है और वह कौन है। तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए है हमारा राखलदास बनर्जी और माधव स्वरूप, दयाराम साहनी और राखलदास बनर्जी, या बीवी राव और दयाराम साहनी। तो फ्रेंड्स हमें पता है कि सिंधु घाटी सभ्यता का प्रथम स्थल जो खोजा था वो किसने खोजा था, दयाराम साहनी ने। किसने, दयाराम साहनी जी ने। तो कब खोजा था, 1921 में। फिर हमें पता है कि राखलदास बनर्जी ने भी क्या है, सिंधु घाटी सभ्यता की खोज की थी, तो इनका भी योगदान है, तो इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। बात करते हैं फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 32 का, तो फ्रेंड 32 है ददेरी एक परावर्ती हड़प्पा स्थल है। तो फ्रेंड ये किसका परावर्ती हड़प्पा स्थल है, तो फ्रेंड ये है पंजाब का, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही, पंजाब। आपको याद रखना है इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, पंजाब, ऑप्शन नंबर बी। और यहाँ पर एक बात और आपको याद देनी है, दयाराम साहनी का नाम कहाँ से है फ्रेंड, इन्होंने हड़प्पा खोजा था, हड़प्पा की खोज की थी 1921 में। वहीं अगर हम राखलदास बनर्जी की बात करें, राखलदास बनर्जी जी की, तो इन्होंने मोहनजोदड़ो की खोज की थी 1922 में। इसलिए राखलदास बनर्जी और दयाराम साहनी का सिंधु घाटी सभ्यता की खोज से जुड़ा हुआ है नाम, तो ये आपको याद रखना है। बात करते हैं फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड 31, निम्न में से कौन से कथन सत्य हैं, यानी कौन सा कथन सही है ये आपसे मालूम कर रहा है। तो फ्रेंड ऑप्शन नंबर ए है, कथन नंबर ए है सिंधु घाटी सभ्यता में महिलाओं की स्थिति गंभीर थी। सेकंड है सिंधु घाटी सभ्यता एक ग्रामीण सभ्यता थी। तो फ्रेंड्स हमें पता है सिंधु घाटी सभ्यता एक
नगरीय सभ्यता थी। कैसी सभ्यता थी? नगरीय सभ्यता थी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी तो हमारा गलत हो गया। और बात आती है फ्रेंड ऑप्शन नंबर ए की, सिंधु घाटी सभ्यता में महिलाओं की स्थिति गंभीर। तो फ्रेंड गंभीर नहीं थी। गंभीर कब होती है महिलाओं की स्थिति प्राचीन काल में? अगर हम देखें उत्तर वैदिक काल में, तो फ्रेंड उत्तर वैदिक काल में ही महिलाओं की स्थिति अत्यधिक गंभीर होती है। तो अगर हम इसका राइट आंसर की बात करें तो फिर इसका राइट आंसर हो जाएगा ना तो एक और ना बी, यानी कि दोनों ही क्वेश्चन क्या हैं, ये गलत हैं। बात दोनों ही ऑप्शन क्या है, गलत हैं। बात आती है फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन। तो फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन है 32, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? यहाँ पर भी यहाँ से आपसे पूछ रखा है कि कौन सा कथन असत्य है। तो फ्रेंड देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता का खोजा गया प्रथम स्थल मोहनजोदड़ो था। ऑप्शन नंबर बी, सिंधु घाटी सभ्यता की खोज दयाराम साहनी ने वर्ष 1928 में की। तो फ्रेंड देखिए, ये दोनों ही कथन क्या हैं, गलत हैं। दोनों ही कथन क्या हैं, ये गलत हैं। क्यों? क्योंकि प्रथम स्थल जो खोजा गया था वो कौन सा था? वो था हड़प्पा। वो कौन था? हड़प्पा था। और हड़प्पा कौन सी नदी के तट पर है? तो फ्रेंड ये रावी नदी के तट पर है और वर्ष 1921 में दयाराम साहनी जी ने इसकी खोज की थी। अगर बात करें फ्रेंड देखिए, ऑप्शन नंबर बी जो है वो क्या है, 1928, यहाँ पर आता 1921। तो फ्रेंड ये दोनों ही कथन असत्य हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? एक और बी दोनों, ये दोनों ही कथन क्या है फ्रेंड्स, गलत हैं। ये आपको ध्यान देना है। बात करते हैं फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन। तो फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन है 33, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? सिंधु घाटी सभ्यता में मापतोल का अभाव था। तो फ्रेंड ये गलत है, क्योंकि वहाँ पर मापतोल का साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, 16 मापतोल, ये याद रखेंगे आप। बात करते हैं फ्रेंड कथन नंबर बी, सिंधु घाटी सभ्यता की एक विशेषता यह थी कि इसकी सड़कें एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटती थी। तो फ्रेंड्स ये बिल्कुल सही है। तो अगर हम बात करें फ्रेंड्स कि कौन सा कथन असत्य है, तो फ्रेंड ए तो जो है वो गलत है, ए तो क्या है वो गलत है और बी सही है, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। बात करते हैं फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, रोपड़ एवं कालीबंगा सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थल हैं। बिल्कुल सही बात है। ऑप्शन नंबर बी है, हड़प्पा के लोगों ने सड़कों तथा नालियों के जाल के साथ नियोजित शहरों का विकास किया। ये भी सही है। हड़प्पा के लोगों का धातुओं का उपयोग का पता नहीं था। तो फ्रेंड्स ये गलत है, क्योंकि तांबे का प्रयोग सिंधु घाटी सभ्यता में लोग करते थे। तो इस तरीके से हम बात करें तो इसमें कौन से कथन सही हो जाएंगे? तो फ्रेंड्स ए और बी दोनों, ए और बी दोनों सही हो जाएंगे। बात करते हैं फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन है 35, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है? तो फ्रेंड्स वो है गनेरी वाला, जो कि पाकिस्तान में पाया जाता है। अगर भारत में बात करी जाए तो फ्रेंड भारत का जो सबसे बड़ा स्थल है सिंधु घाटी सभ्यता का वो है राखी गढ़ी, जो कहाँ पर पाया जाता है? हरियाणा में पाया जाता है। बात करते हैं फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 36 की, सिंधु घाटी सभ्यता के कितने स्थल अफगानिस्तान में मिले हैं? तो फ्रेंड्स ये मिले हैं दो स्थल। कहाँ पर मिले हैं? अफगानिस्तान में मिले हैं। बात करते हैं फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 39 की। क्वेश्चन नंबर 39 है, मोहनजोदड़ो के निवासी अधिकांश निवासी थे। तो फ्रेंड वो थे भूमध्य सागरीय। अगर बात करें फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 40 की, तो फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 40 है, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। R37 कब्र किस स्थल से मिली है? तो फ्रेंड्स ये मिली है हड़प्पा स्थल से। तो यानी इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। तो फ्रेंड इस तरीके से हमने सिंधु घाटी सभ्यता के 40 क्वेश्चन करे, जो कि बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं और ये डायरेक्ट एग्जाम में आ चुके हैं, यानी कि PY क्वेश्चन थे। तो फ्रेंड्स आई होप आपको सिंधु घाटी सभ्यता का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा और आपको क्वेश्चन भी समझ में आ गए होंगे कि किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, हम बात करेंगे वैदिक काल की। तो फ्रेंड इस तरीके से हमने सिंधु घाटी सभ्यता को कवर कर लिया है और हमने देखे हैं 40 MCQ, जो कि हमारे PYQ में आ गए हैं। तो फ्रेंड आई होप आपको सिंधु घाटी सभ्यता का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा और आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब फ्रेंड्स हम देखेंगे कल की वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे कि वैदिक काल भी बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और फ्रेंड इस तरीके से हमारी प्राचीन भारत की सीरीज़ चलती रहेगी। सबसे पहले हमने क्या देखा था? सबसे पहले हमने देखा था इंट्रोडक्शन देखा था वैसे तो, फिर उसके बाद हमने देखा सिंधु घाटी सभ्यता, ये आपको क्रम याद रखना है। फिर हम देखेंगे, कल से स्टार्ट करेंगे वैदिक काल। वैदिक काल बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है प्राचीन भारत को समझने के लिए। अधिकतर क्वेश्चन फ्रेंड्स यहीं से पूछे जाते हैं वैदिक काल से। वैदिक काल में भी 2 पार्ट्स होते हैं, एक ऋग्वैदिक काल और एक उत्तर वैदिक काल। तो कल हम स्टार्ट करेंगे फ्रेंड्स
कल हम स्टार्ट करेंगे ऋग्वैदिक काल। फ्रेंड्स ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण रहेगा, तो फ्रेंड्स आप वीडियो में बने रहिएगा। अगर फ्रेंड्स आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। और कल हम देखेंगे वैदिक काल। तो मैं आशा करता हूँ आप ज़रूर कल हमारे साथ जुड़ेंगे और वैदिक काल को देखेंगे कि किस तरीके से प्राचीन भारत का इतिहास विकसित होता है। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।